तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। डच गुलाब की खेती करके एक किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। अधिक पैदावार हेतु रबी की दलहनी फसलों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। मछलियों में लगने वाले रोगों की पहचान एवं बचाव के उपाय। आज देश में फूलों की मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान भी फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है और कुछ प्रगतिशील किसान तो फूलों की खेती पॉली हाउस में करने भी लगे हैं, साथ ही अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम कुशलगढ़ जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान खुशाल चंद पाटीदार से, जिन्होंने 3000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस का निर्माण करके उसमें डच गुलाब की सफल खेती की है और उससे प्राप्त गुणवत्ता युक्त फूलों को बेचकर लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और खुद उन्हीं से जानते हैं पॉली हाउस में डच गुलाब की सफल खेती के बारे में। हमने पॉली हाउस जो लगाया है इसमें गुलाब की खेती शुरू की है। ये 3000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है हमारे पास और 3000 स्क्वायर मीटर में हमने करीब 27,000 से 28,000 पौधे गुलाब के लगाए हैं और इसकी वैरायटी टॉप सीक्रेट है। ये इसका टिकाऊपन अच्छा है और मार्केट वैल्यू अच्छी होने के कारण अधिकतर मतलब अपना पॉली हाउस में टॉप सीक्रेट ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इसके मतलब बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है ताकि अपना झाड़ कमज़ोर ना पड़े और इसको अपन पुनः से ही मंगवाते हैं। फायदा जैसे पॉली हाउस में जो हमने गुलाब लगाए हैं तो जैसे ओपन फील्ड में भी गुलाब लगाया जाता है, लेकिन पॉली हाउस में लगाने का जो तरीका है तो इसमें क्या है कि एक तो अपना बीमारी बहुत कम रहती है और बीमारी के साथ साथ में इसकी जो शाइनिंग आती है तो इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहती है। इसी प्रकार जैसे गुलाब में बार बार के वो खर्चा पानी खत्म हो जाता है। एक बार लगाया तो लगाने के बाद में करीब 4-5 साल तक अपना रेगुलर चलता रहेगा, तो उससे साल भर अपन को इससे फूल प्राप्त होते रहेंगे और मार्केट में चलते रहेंगे ताकि अपना रोज का आवक उसमें अपने चालू रहेगी। और पॉली हाउस में जैसे ये छोटी मोटी बीमारी नहीं आने के कारण अपन को फूल की वैरायटी भी अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ में जैसे बाजार में जो जाता है तो ओपन फील्ड के जो फूल रहते हैं तो वो क्या है कि जैसे बाजार जाते हैं तो एक दिन के बाद वो पूरा खिल के बिखर जाता है। पॉली हाउस के जो फूल जाते हैं तो इसका क्या है कि इसमें जो भी मतलब शॉप में जहाँ पे भी दुकान पे जो भी लगाते हैं अपने ऑफिस में तो ये 10 दिन तक अपना वहाँ सुरक्षित दिखाई देता है और अच्छा रहता है, तो इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो ओपन फील्ड के अपेक्षा पॉली हाउस के जो फूल है इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसकी मांग थोड़ी ज़्यादा रहती है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने पॉली हाउस के अंदर बेड बनाकर डच गुलाब के पौधों का रोपण कर सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन तथा अनावश्यक कलियों की तुड़ाई करते हुए कीट और रोग नियंत्रण कैसे किया, आइए जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम खेत तैयारी में चलते हैं। तो जैसे ही अपन इसमें लगाने की तैयारी में देसी खाद डालना पड़ता है और देसी खाद के साथ में कुछ फंजीसाइड भी इसमें देना पड़ता है ताकि अपना पौधा सुरक्षित रहे और कोई फफूंद ना लगे। खाद डालने के बाद में अपन को फिर बेड बनाना है। जो बेड बनता है अपना वो बेड 90 सेंटीमीटर का बनता है
और बेड से बेड के बीच में की जो दूरी होती है वो 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बेड बनाने के बाद में फिर उसके ऊपर ड्रिप बिछाई जाती है और ड्रिप बिछाने के बाद में फिर उसमें अपन 6-6 इंच पर एक एक पौधा लगाया जाता है और एक बेड के ऊपर 2 लाइन लगाई जाती है। उसी के साथ जब अपना झाड़ अपन ने गुलाब का जो पौधा है वो रोपाई कर दिया है, उसके बाद में हर तीसरे दिन उसको पानी देना पड़ता है। इसी के साथ में इसमें जैसे खाद की जो बात करेंगे तो इसमें अपना जैसे वाटर सोल्यूबल खाद आजकल मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं। तो जैसे सर्वप्रथम पौधा लगाने के बाद में अपन को पौधा झाड़ अपना पौधा तेजी से बढ़वार करे इसके ऊपर अपन को जैसे 19-19 देना पड़ता है। उसके बाद में जब अपने पौधे की थोड़ी हाइट हो गई है तो उसमें फिर 052-34 का देना पड़ता है। और जब फूल अपना खिलने लग जाए उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखकर अपन को 0-050 देना पड़ता है, ताकि उससे पौधा मतलब जो फूल है उसकी थोड़ी शाइनिंग पोटास की वजह से थोड़ा अच्छा रहेगा। 050 के जो आएगा तो उससे शाइनिंग अच्छी रहेगी। और जब कभी अपन को लगे कि पौधे में कहीं पत्तियों में कहीं पिलासपन है या थोड़ा बहुत कोई भी दाग धब्बा दिख रहा है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत लगती है। तो जैसे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आ रहा है तो वो भी अपन दे सकते हैं इसमें। और जैसे मैग्नीशियम में थोड़ा कहीं पिलास दिख रहा है तो उसके लिए आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन भी इसमें लगता रहता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के साथ में अपन को ध्यान रख के ने ये सारी चीजें इसमें 1 बाय 1 अपन को देना पड़ता है ताकि अपना पौधा तंदुरुस्त रहे। इसमें पानी का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे पानी तीसरे दिन या रोज देना पड़ता है। जब अपन को जैसे डेली पानी दे रहे हैं, अपन को लग रहा है थोड़ा पानी ज्यादा हो गया है तो एक दिन अपन रोक दो, 2 दिन, तो ताकि वापस अपना पौधा तंदुरुस्त हो जाए। फूल के रख रखाव की जो बात करेंगे तो उसमें हर एक झाड़ पर मतलब जैसे फूल अपना तैयार होता है उसके पहले उसमें से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, तो उसको हर तीसरे दिन चौथे दिन उसको निकालना पड़ता है ताकि अपना फूल अच्छा सा बन जाए और उसकी अपनी क्वालिटी खराब ना होगी। तो इसमें जैसे छोटी मोटी अनेक बीमारियां लगती रहती है, जैसे अपना डाउनी है, माइट है, ऐसा ये 2-3 बीमारी इसमें लगती है। तो डाउनी के लिए भी अपन को समय समय पर इसमें दवाई स्प्रे करना पड़ेगा। और माइट के लिए तो माइट और डाउनी ये 2 चीज इसमें ज्यादा होता है, तो इसका अपन को ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। इसके अलावा इस किसान ने डच गुलाब के फूलों की कटाई छंटाई, पाला झड़ाना तथा पैकिंग आदि कार्यों को किस तरह से किया, इसकी जानकारी लेते हैं इसी प्रगतिशील किसान से। जो लगाने की जो बात करेंगे तो अपन ने करीब जुलाई अगस्त में इसको लगाया था और लगाने के करीब 90 से 100-120 दिन में पहला फूल कटाई इसमें चालू हो जाती है। जो अपना अभी वर्तमान में फूल कटाई चालू है, तो सर्वप्रथम फूल को काटा जाता है और काटने के बाद में ऐसे जो प्लास्टिक के अपने पास जो टब होते हैं उस टब में इसको रखा जाता है पानी भर के, ताकि अपना फूल मुरझाए नहीं और अच्छा रहे। उसके बाद में इसको जो पाला झाड़ने की जो मशीन है उस पे लगाया जाता है, ताकि इससे नीचे की जो पत्ती है करीब 6 इंच तक अपन को इसमें साफ करना पड़ता है। जो इसमें कांटे रहते हैं, पत्ती रहती है, उसको निकाला जाता है। उसके बाद में फिर रैपिंग जो होती है, इस रैपिंग में हर 20 फूल का एक बंच तैयार होता है और उस 20 फूल का जो एक बंच तैयार होता है, ऐसे करके जितने भी बंच बनते हैं फिर उसको एक बड़े कार्टून में बॉक्स में रखा जाता है। जो 30-35 बंच एक बॉक्स में आते हैं और वो बॉक्स तैयार होने के बाद में इसको मार्केट भेजते हैं। तो मार्केट में इसका डिमांड जैसे यूं वर्ष भर रहता ही है, पर जैसे अपना शादी ब्याह का जो सीजन होता है इसमें अधिक मांग रहती है और उसमें करीब रेट भी अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने 3000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती कर 1 वर्ष में कितने फूलों का उत्पादन लिया तथा उस प्राप्त उत्पादन को बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। इसी के साथ अब इसमें अपन खर्च के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जैसे अपन जो पौधे जो लगाते हैं, तो पौधे का जैसे 30,000 पौधे जो लगते हैं कि एक पौधा 8 रुपए में मिलता है, तो इसी हिसाब से करीब 2.25 लाख रुपए का अपना पौधे का खर्च हो जाता है। इसके साथ साथ में जैसे अपना मजदूरी है, तो मजदूरी करीब इसमें 2 लाख रुपए की मजदूरी भी लग जाती है 1 साल भर में। और करीब 1 साल का जो खर्चा है अपना खाद दवाई में करीब 1.5 लाख रुपए आता है।
इसी के साथ साथ में अन्य खर्च में जैसे सिंचाई है, अपना दूसरा रख रखाव है, इसी के साथ में जैसे फूल का जो ट्रांसपोर्टिंग है, फुल पैकिंग वगैरह जो ट्रांसपोर्टिंग है, ये सब करके करीब अपना 2 लाख रुपए ये खर्चा हो जाता है। इसी हिसाब से करीब 8 लाख रुपए का अपना साल भर का खर्चा बैठता है 3000 स्क्वायर मीटर में। और अब उत्पादन की जो बात करेंगे तो इसमें 3000 स्क्वायर मीटर से अपन को एक साल भर का जो उत्पादन हुआ है करीब 5 से 6 लाख फूल अपन को मिले हैं। और फूल की जो बात अपन मार्केटिंग की जो बात करेंगे तो 1 रुपए पर फूल से लेकर 5 रुपए पर फूल के हिसाब से अपना फूल बिका है। तो एवरेज फूल की जो बात करेंगे तो इसमें अपना करीब 2 से 2.5 रुपए पर फूल के हिसाब से अपना एवरेज आया है। वर्ष भर जो बात करेंगे फूल की तो 5 लाख फूल जो निकले हैं, तो वर्ष भर में जो 2.5 रुपए का एवरेज आया उससे हमें 12 लाख की आय हुई है। उसके साथ में वर्ष भर का जो खर्चा है करीब 8 लाख रुपए, तो ये 12 लाख से 8 लाख रुपए जो माइनस करके इसमें से हमें शुद्ध 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। और इसी के साथ हमें अभी जो हमारा पोली हाउस में जो गुलाब का काम जारी है और अभी भी हमें फूल इससे प्राप्त हो रहे हैं। करीब आने वाले 3 से 4 साल तक हमें लगातार इससे फूल प्राप्त होते रहेंगे और अच्छा भी फायदा मिल रहा है और मिलेगा। इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूंगा कि आप भी ऐसी अच्छी उन्नत खेती करें ताकि आपके गांव का और देश का नाम रोशन होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। रबी के मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों जैसे चना, मटर और मसूर इत्यादि की खेती हमारे राज्य में की जाती है और अभी ये दलहनी फसलें बढ़वार की अवस्था पर हैं। लेकिन इस समय इन दलहनी फसलों में कई रोग और कीट फसल को ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, जिनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। इन हानिकारक कीट और रोगों की पहचान करके किस तरीके से इनका नियंत्रण कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक प्रभात कुमार से। रबी मौसम में मसूर, चना, मटर, खेसारी मुख्य रूप से इसकी खेती हमारे किसान भाई करते हैं। और खास करके अपने राज्य में टाल क्षेत्र जो है वो दलहन उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां सिर्फ दलहन की फसल मिक्स क्रॉप के रूप में, मतलब मिश्रित फसल के रूप में तिलहन और कहीं कहीं छिटपुट गेहूं लगाकर मुख्य रूप से दलहन की खेती यहाँ हमारे किसान भाई टाल क्षेत्रों में करते हैं। मसूर और चने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो वर्तमान समय में जो मौसम देखा जा रहा है, खास करके तापमान में गिरावट, कुहासा, बदली छाई हुई है, ऐसे मौसम में मुख्य रूप से दलहनी फसलों को समस्याओं से हमारे किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं। अपने प्रदेश के किसान भाइयों ने अभी मटर, चना, मसूर आदि की फसलें लगा रखी होंगी और इस समय इन फसलों में मौसम के बदलते कुछ रोगों का प्रकोप भी हो रहा होगा। किसानों को इन रोगों की पहचान न होने के कारण इनकी समय से रोकथाम नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल काफी प्रभावित होती है। तो क्या है इनकी पहचान एवं इनके लक्षण, आइए जानते हैं। एक तो स्टेम फिलियम ब्लाइट और दूसरे रस्ट, जिसे हरदा रोग कहते हैं। मुख्य पहचान उसकी हमारे किसान भाई समझते हैं कि जैसे हरदा रोग में पत्तियों पर पीले रंग के फफोले पड़ते हैं और धीरे धीरे पत्तियां झड़ने लगती हैं, इसी प्रकार स्टेम फिलियम ब्लाइट में पत्तियों पर काले काले धब्बे पड़ते हैं और उसमें भी पत्तियां झड़ने लगती है और 2, 3, 4 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने लगती है। अगर बीज की उपचार करके बुआई किए हैं तो बहुत अच्छा, रोग से नुकसान की संभावना कम रहेगी। अगर हमारे किसान भाई बीज का उपचार नहीं कर सके हैं, इस बार हथिया नक्षत्र में भी अच्छी बारिश होने के चलते जमीन में नमी भरपूर मात्रा में रही,
जिसके चलते अधिक नमी में हमारे किसान भाई दलहनी फसलों की बुआई कर दिए हैं। उन्हें उखड़ा रोग से सामना करना पड़ रहा है। इस रोग में पत्तियां पहले पीला पड़ने लगती हैं, सूखा हुआ दिखता है। शुरू में जब रोग के लक्षण आते हैं तो शाम में फिर वही पौधे हरा दिखने लगेंगे। धीरे धीरे 2, 3, 4 दिनों के बाद आप देखेंगे क्या कि पूरा पौधा पीला पड़कर सूख गया, और जब उसको उखाड़ कर देखेंगे तो उसका जड़ का भाग जो है अन्य पौधों की तुलना में इसका ज्यादा कड़ा हो जाता है। और समस्या मसूर में टाल क्षेत्रों में आ रही है वो लुसर्न कैटरपिलर का। वो सिर्फ मसूर को आक्रांत करता है। मसूर के पौधों की फुनगी पर वो जाला बनाकर छोटे छोटे हरे रंग के कीड़े, देखने से आपको लगेगा क्या कि आधा इंच से भी छोटे वो कीड़े पतले हरे पीले रंग के दिखेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इन रोगों की पहचान एवं इनके लक्षणों के बारे में, और अब जानते हैं कि आप इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार करें जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो सके तथा आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो फफूंदनाशी है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएंगे और छिड़काव ऐसा करेंगे जमीन पे हो। कहने का मतलब कि छिड़काव का जो नोजल है, यंत्र का जो नोजल है, वो जमीन की ओर इंगित रहना चाहिए। लेकिन जमीन की मिट्टी को भिगा देना ही इस रोग के फैलाव को बचाने का एकमात्र उपाय होगा। कीट का अगर प्रकोप आपका कहीं दिखे टाल क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में, तो हमारे किसान भाई इसके उपचार के लिए या तो बीटी का प्रयोग करें, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, जो जैविक रसायन कीटनाशी है। और इसके बदले अगर मान लीजिए कि बीटी आपको उपलब्ध होने में कोई कठिनाई हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये क्लोरपायरीफॉस और साइपरमेथ्रिन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, संयुक्त उत्पाद क्लोरपायरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का अगर आप छिड़काव कर देंगे तो हम समझते हैं कि आपकी फसल उस कीट से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और परिस्थिति में प्रदेश के जो किसान मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके सामने इस मौसम में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इनमें से एक समस्या मछलियों में लगने वाले रोगों की भी है, जिनके कारण मछलियों की बढ़वार रुकने के साथ ही मछलियां मरने भी लगती हैं। किसानों को इन रोगों की सही जानकारी ना होने की वजह से रोकथाम नहीं कर पाते। किसान भाइयों, इस समय मछली में कौन कौन से रोग पनपते हैं और उनकी रोकथाम आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मंगल आनंद झा। की अभी बीमारी है उसमें 2-3 बीमारियां लग सकती है। उसका पंख सड़न हो सकता है, गल्फ रॉट जिसको कहते हैं, गल्फर है वो भी सरती है। और एक बीमारी आती है जिसको कि किसान औसतन जो कहता है, जो हमारी मछलियों में लाल लाल घाव हो गया है सर, अल्सर रोग लगती है, जिसको कि अल्सरेटिव फिश सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। सबसे भयंकर डिजीज यही है जो पहले आपको ये कवई, गरई, सिंघी, मांगुर इस ग्रुप में लगता है, उसके बाद में पोठिया में आती है, फिर हमारे कार्प मछली में आ जाती है। किसान भाइयों, मछलियों में ये रोग तालाब की सफाई के अभाव में होता है, क्योंकि तालाब की सफाई नहीं करने पर हानिकारक फफूंद और जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी चपेट में आकर मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं और मरने लगती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मछली का प्रबंधन कैसे करना है? तो इस बीमारी को से बचाव के लिए निश्चित रूप से तालाब में किसान को चाहिए जो 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें चूना डाल दें, और चूना डालने के बाद में इसमें कम से कम आपको 1 किलोग्राम पोटासियम परमैंगनेट
या 5 से 10 किलोग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर, दोनों में से कुछ डाल करके देखें। यदि बीमारी नियंत्रण में होती है तो अच्छी बात है, यदि नियंत्रण में नहीं लगता है, जब लाल लाल घाव हो जाती है तो ये पूरे बदन में ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक गलता हुआ चला जाता है, जिससे मछलियां मरने लगती है। इसके लिए सिफेक्स एक दवा आती है, जो सिफेक्स नाम की दवा 1 लीटर दवा 1 मीटर पानी जिस तालाब में है उसके लिए अनुशंसा की गई है। थोड़ा सा मोटा दवा होता है जिसको लाल दवा के नाम से किसान भी जानते हैं, उसको पानी में थोड़ा सा डाल करके घुला करके और उसको यदि तालाब में डालेंगे तो यह बीमारी नियंत्रण में हो जाएगा। फिर आपको यदि पंख सरती है तो इसके लिए कॉपर सल्फेट आती है, तूतिया जिसको कहते हैं, 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके जब 10 लीटर 15 लीटर में पानी में बना लेंगे घोल, उसको 10 मिनट तक स्नान कराएंगे, ये बीमारी आपको निकल करके छूट जाएगी। फिर यदि गलफड़ सटता है तो साधारण नमक है, उसका भी 3% घोल में यदि उससे स्नान करा दें तो इस बीमारी से भी मछलियां निश्चित रूप से वंचित हो जाएगी, मछलियां की बीमारी नहीं रहेगी। चूना प्रति महीना में यदि डाले तो पानी में कोई पानी प्रदूषित नहीं होगी, मछलियों की बर्बाद होगी, मछलियों को ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगी और माहवारी जाल चलावे। मछलियों की अच्छी वृद्धि के लिए कृत्रिम आहार की जरूरत होती है। इस आहार को बनाने के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। कृत्रिम आहार प्रतिदिन सुबह के समय देना अच्छा होता है। आहार को देने के लिए इन मिश्रणों को थैले या बोरे में भरकर बोरे के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद बनाकर बांस के सहारे तालाब में लटका देना चाहिए, ताकि मछलियां बोरे के छेदों से धीरे धीरे भोजन करती रहें। जो इसका मेरा पीएच मान कितना है, पीएच मान सही पीएच मान रखे, पानी सही रखे, पूरक आहार दे और अधिक संख्या में मछली का पालन नहीं करे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर से मुकेश पटेल ने। यह हल्दी की फसल में जरूरी प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस समय बहुत ही अधिक मात्रा में खरपतवार इत्यादि, अतः हमें इनकी बराबर निकाई व गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाई निकाई गुड़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हल्दी का पौधा है उसकी जो तने यानी जड़ के पास जो हमारा स्थान है उसकी निकाई और गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखेंगे ताकि वो कहीं क्षतिग्रस्त न होने पाए, क्योंकि अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उस पर हानिकारक कीट और व्याधियों का अटैक होने का खतरा हो जाता है और उससे जो है पौधे की जो हमारी फसल की पैदावार है वो जो है कम हो जाती है। जिन किसान भाइयों ने उर्वरक के डोज जो है अगर समय से नहीं दे पाए हैं तो वो इस समय निकाई गुड़ाई करके उस पर खाद की मात्रा जो बची हुई दूसरी डोज होती है उसको, जैसे नाइट्रोजन इनको जो है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देने की बात जो हमने आपसे शुरू में कही थी, उसके आधार पर हमने आपसे कहा था कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय डाल दिए थे, लेकिन नाइट्रोजन के मात्रा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जो कि हमने उसके 30 दिन बाद और 60 दिन के बाद इसको खेती की निकाई गुड़ाई करने के पहले हमने दोनों नाइट्रोजन की मात्राओं को डाल दिया था। बची हुई अंतिम मात्रा जो 50 किलोग्राम है उसको हम इस समय निकाई और गुड़ाई इत्यादि करके उसको डाल के और मेड़बंदी कर देंगे और इससे जो है हमारी जो है हल्दी की जो गांठ इसके अंदर बननी चाहिए वो अच्छी तरह बनेगी, उसमें अच्छी तरह वायु का संचार होगा, कीट व्याधि इत्यादि रोग लगने का खतरा कम हो जाएगा और हमारी फसल की भरपूर और अच्छी पैदावार होगी।
जहां तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर हल्दी में कीटों की ज्यादा समस्या नहीं देखी गई है, लेकिन रोगों की समस्या फसल में कभी कभी आ जाती है। आप खेत में घूम कर देखें, यदि पत्तियों पर किसी प्रकार का धब्बा दिखाई दे तो मैंकोजेब दवा की 1 किलोग्राम मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ हल्दी की फसल में छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस तरीके से है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग और माहू कीट का प्रकोप और उनके नियंत्रण उपाय। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाएं, कम पानी में भरपूर उपज पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।